Hello friends, I am back again with my new video on digital electronics. Before starting the video, I would like to tell you that this series of lectures will be helpful for the aspirants of NET, GATE and also for the students of MSc Physics of all universities, mainly Kumaon University. So, in my previous lecture, I told you about logic gates and I also gave you a short intro about combinational and sequential circuit in digital electronics. बट कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल को डिटेल में समझने के लिए लॉजिक गेट्स की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तभी हम एडर, सब्ट्रैक्टर, लैच, फ्लिप फ्लॉप ये सारी चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ बेसिक लॉजिक गेट्स. तो कल हमने बताया था, आपको क्लासिफिकेशन बताया था लॉजिक गेट्स का कि बेसिक लॉजिक गेट, यूनिवर्सल लॉजिक गेट और स्पेशल लॉजिक गेट्स 3 क्लासिफिकेशन है. तो आज के वीडियो में हम बेसिक लॉजिक गेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तो हमारा पहला बेसिक लॉजिक गेट है बफर. ये क्या है? इसका सिंबल है. कल भी मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट से हम इनपुट लेते हैं और वाई से हम क्या लेते हैं, मतलब राइट साइड से हम क्या लेते हैं, आउटपुट लेते हैं. बाय डिफॉल्ट पूरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लेफ्ट साइड से हमेशा इनपुट देंगे और राइट साइड से आप हमेशा क्या लेंगे, आउटपुट लेंगे. जब तक आपको किसी सर्किट में मेंशन नहीं है कि राइट से इनपुट दिया गया है, तब तक आप हमेशा क्या करेंगे, लेफ्ट से इनपुट देंगे और राइट से क्या लेंगे, आउटपुट लेंगे. तो ये क्या है, बफर का सिंबल है. वो किसके बराबर है, y, मतलब आपने इनपुट में a दिया आपको और आउटपुट में आपको क्या मिलता है, y मिलता है. अब देखते हैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बफर का है y आउटपुट इज इक्वल टू a. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब y आउटपुट इज इक्वल टू a, मतलब आपने इनपुट भी a दिया और आपको आउटपुट भी क्या मिल गया, a मिल गया. मतलब जो भी आपने इनपुट पे दिया वो आपको डायरेक्टली कहाँ मिल गया, आउटपुट में मिल गया, बिना किसी चेंज के. तो ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताता है कि जो इनपुट में दिया गया वही क्या आ गया, आउटपुट में मिल गया. अब हम इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं. कल शायद मैंने आपको मेंशन नहीं किया था ट्रुथ टेबल के बारे में कहीं पे भी, लेकिन आज मैं आपको मेंशन करना चाहती हूँ कि पूरे डिजिटल में जब तक आपका डिजिटल खत्म होगा, आप हर एक्सप्रेशन में, मतलब आप हर, अगर आप लैच पढ़ रहे हो, आप फ्लिप फ्लॉप पढ़ रहे हो, आप कितनी भी बड़ी से बड़ी चीज पढ़ रहे हो, जैसे एडर पढ़ रहे हो, सब्ट्रैक्टर पढ़ रहे हो, आप अगर 10 लॉजिक गेट्स को भी साथ में मिलाते हैं तो आप उसको वेरीफाई किससे करेंगे, ट्रुथ टेबल से आप उसको क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं. और ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का. ट्रुथ टेबल आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये हर लॉजिक गेट को क्या करेगा, वेरीफाई करेगा. तो अब हम बफर का ट्रुथ टेबल देखते हैं. ए इनपुट, आपने इनपुट पे क्या दिया था, ए दिया था, और आपने आउटपुट पे क्या लिया था, वाई लिया था. तो मैंने आपको बताया कि जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा. तो अगर 0 इनपुट दिया तो आउटपुट भी क्या मिला, 0 मिला. ऐसे ही जब आपने 1 इनपुट दिया तो आपको आउटपुट पे क्या मिला, 1 ही मिला. तो इसको हम सेंटेंस के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इन बफर आउटपुट इज सेम एज इनपुट. हम क्या लिख सकते हैं, जो आउटपुट है वो किसकी तरह है, इनपुट की तरह है. या फिर हम क्या कह सकते हैं, आउटपुट फॉलोज इनपुट, मतलब जो आउटपुट है वो इनपुट को फॉलो कर रहा है, मतलब जो इनपुट दोगे वही आपको क्या मिल जाएगा, आउटपुट में मिल जाएगा. तो ये हमारा बफर, मतलब हमारा फर्स्ट बेसिक लॉजिक गेट खत्म होता है. अब हमारा दूसरा लॉजिक गेट क्या है, नॉट गेट. नॉट गेट को हम एक और लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, मतलब एक और वर्ड है, इसको हम इन्वर्टर भी बोलते हैं. इन्वर्ट मतलब क्या होता है, अपोजिट कर देना, इन्वर्ट कर देना, अपोजिट कर देना. ये वो इन्वर्टर नहीं है जो आपके घर पे लगा रहता है, वो क्या होता है, एनालॉग का इन्वर्टर होता है. अब कल शायद मैंने आपको नहीं बताया था, मतलब पुराने वीडियो में शायद मैंने आपको नहीं बताया था, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक को हम डिजिटल बोलते हैं, एक को हम एनालॉग बोलते हैं. ये जो डिजिटल वाला पार्ट है, जितने भी आज तक आपने लॉजिक गेट्स पढ़े होंगे या ट्रुथ टेबल के बारे में जहां पे भी आपने पढ़ा होगा, वो सारा किस में आता है, डिजिटल में आता है. तो एनालॉग में क्या आता है, जब आप 12th स्टैंडर्ड में होंगे तो शायद आपने रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, एलसीआर सर्किट, इन सब के बारे में पढ़ा होगा, या फिर केसीएल केवीएल, क्रिस्चॉफ्स लॉ के बारे में पढ़ा होगा, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा होगा. वो सारा आपका कहाँ आता है, एनालॉग वाले पार्ट में आता है. तो अभी हम डिजिटल वाले पार्ट को कवर कर रहे हैं. तो ये इन्वर्टर कौन सा इन्वर्टर होगा, डिजिटल इन्वर्टर होगा. और जब हम एनालॉग में इसको पढ़ेंगे, मतलब जहाँ पे रेजिस्टर और ये सब होता है, अगर वहां पे हम इसको पढ़ते तो क्या होता,
एनालॉग इन्वर्टर होता तो ये उसकी प्रॉपर्टीज वहाँ अलग है और यहाँ अलग है, तो दोनों में आप कंफ्यूज ना हो। ये हमारा डिजिटल इन्वर्टर है। तो इसका सिंबल क्या होता है? अब नॉट गेट जो है उसका सिंबल क्या है? बफर का सिंबल मैंने आपको बताया कि सिंपली आप इस तरीके से आपने दिखा दिया था, एक साइड ए ले लिया था और एक साइड वाई ले लिया था, मतलब एक साइड इनपुट ले लिया था, एक साइड आउटपुट ले लिया था। अब नॉट को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं। नॉट को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये आपने बफर बनाया, ये जो ट्राइंगल सा बना हुआ है ये क्या है? बफर है। बफर के आगे आपने क्या लगा दिया? एक बबल लगा दिया। अब इस बबल का क्या मतलब है? देखिए, बबल का मतलब है इन्वर्ट कर देना। इन्वर्ट कर देना मतलब जो भी आपने इनपुट दिया है उसको ये क्या करके देगा? रिवर्स करके देगा, मतलब उसका अपोजिट करके ये आपको देगा। तो इसके 3 सिंबल्स हैं। चाहे तो आप बफर के आगे नॉट लगा दें, मतलब बफर के आगे आपने बबल लगा दिया, या फिर आप सिंपली बबल लगा सकते हैं। मतलब जब भी आप इसको बड़े बड़े एक्सप्रेशंस में यूज करेंगे तो आप सिंपल इसको इस तरीके से बबल भी बना सकते हैं। बबल का मतलब भी क्या होता है? नॉट ही होता है। या फिर आप बफर के पीछे भी इसको लगा सकते हैं, मतलब इससे कोई ज्यादा फर्क, कुछ कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप इसको आगे लगाते हैं या इसके यहाँ पे आप पीछे लगाते हैं, या फिर आप सिंपल इसको बबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये आपको सिंबल्स आने चाहिए, क्योंकि किसी भी सर्किट में इनमें इन तीनों में से कोई भी एक यूज किया जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि नॉट गेट का सिंबल क्या है। अब देखते हैं कि नॉट गेट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है। y आउटपुट इज इक्वल टू ए, और यहाँ पे ये इस तरीके से कॉमा जो लगाया हुआ है इसका मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट करना। और दूसरा इसको किस तरीके से दिखाया जा सकता है? ए बार से भी दिखाया जा सकता है। मतलब जो y आउटपुट है या तो आप इस तरीके से दिखाएंगे या फिर आप ए बार से दिखाएंगे। अब ए बार और इस ये सिंबल जो है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इनपुट। या तो आप इसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बोलें या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ इनपुट बोलें। मैंने कॉम्प्लीमेंट ऑफ इनपुट इसलिए लिखा क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम हर बार इनपुट में ए लेके चलें। बी सी डी ई एफ जी, जिसके मन में जो आए वो ले सकता है। तो मैंने इसमें क्या लिखा है? इसको जनरलाइज करके इसको लिखा हुआ है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ इनपुट, मतलब आप इनपुट में जो भी देंगे ये इसको इन्वर्ट करके देगा, मतलब उसको अपोजिट करके देगा, या फिर आप कह सकते हैं इसका फेस चेंज करके देगा। इसीलिए कई बार नॉट गेट का नाम फेज शिफ्टर भी होता है। अब हम देखेंगे इसका ट्रुथ टेबल क्या है। जो ए इनपुट है ये हमारा इनपुट है, और ये हमारा क्या था? आउटपुट था, जो किसके बराबर था? ए बार के बराबर था। तो अगर आपने इनपुट में 1 दिया, अगर आपने इनपुट पे 0 दिया, तो आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। देखा, अपोजिट करके हमें दे दिया। ऐसे ही जब आपने ए की जगह पे 1 रखा तो आपको आउटपुट में क्या मिल गया? 0 मिल गया। तो ये था हमारा नॉट गेट। अब हम चलते हैं अपने थर्ड गेट की तरफ, मतलब थर्ड बेसिक गेट की तरफ, जो है और। अब और एंड को आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इसमें आपको कुछ मैथमेटिकल आइडेंटिटीज मिलेंगी जिनका आगे चल के बहुत ज्यादा यूज है। तो और गेट, इसको हम क्या बोलते हैं? लॉजिकल एडिशन भी बोलते हैं। इसका सिंबल क्या है? ये हमारा और गेट का सिंबल है। ये हमारे इनपुट्स हैं, ये हमारा आउटपुट है। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है? z इज इक्वल टू ए प्लस बी। या तो आप इसको a प्लस बी बोलें या फिर आप a और b बोलें, दोनों ही सही है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। a और b का मतलब भी क्या होता है? a प्लस बी, मतलब आपने जो भी इनपुट में दिया, जो और गेट है वो इसको क्या करके देगा? सम करके आपको रिजल्ट देगा। अब हम देखते हैं इसका ट्रुथ टेबल क्या है। आपने a और b दोनों हमारे इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है। अब देखिए, अगर आपने 0 0 दोनों इनपुट्स में 0 दे दिया, मतलब ये भी 0 और ये भी 0, तो 0 प्लस 0 किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। ऐसे ही आपने a में क्या दिया? 0 दिया, और b में आपने 1 दिया, तो 0 प्लस 1 किसके बराबर होता है? ऑब्वियसली 1 के बराबर होता है। ऐसे ही आपने थर्ड कॉम्बिनेशन क्या लिया? 1 और 0 क्या लिया? तो 1 और 0 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। फोर्थ कॉम्बिनेशन आपने क्या लिया? 1 प्लस 1 का लिया, जो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। अब देखिए, हो सकता है कि किसी को कंफ्यूजन हो कि 1 प्लस 1 को भी हम 1 क्यों लिख रहे हैं, 2 क्यों नहीं लिख रहे। अब देखिए, शायद कल मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन डिजिटल में हम सिर्फ बाइनरी वैल्यूज का यूज करते हैं, और बाइनरी वैल्यूज क्या होती हैं? 0 और 1। अब आपने 1 और 1 को अगर लिया है, 1 प्लस 1 आपने किया हुआ है, तो आपको एक हाई रिजल्ट मिल रहा है। मतलब डिजिटल में हमारे पास कोई भी ना मीडियम, मतलब मिडिल वाली कोई भी चीज नहीं होती, या तो वो ऑन ही होगा या फिर वो ऑफ ही होगा।
जैसे स्विच है, या तो स्विच हम ऑन बोलते हैं या फिर स्विच ऑफ बोलते हैं। जब भी आपने कोई सर्किट लिया होगा, आप स्विच को बीच की कंडीशन में लेके नहीं चलते, आप हमेशा या तो उसे ऑन लेते हैं या फिर उसे ऑफ लेते हैं। तो डिजिटल भी ऐसा ही है, या तो आप उसमें 0 लेंगे या फिर आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो दोनों ही रिजल्ट क्या है, ये हमारे हाई हैं, मतलब दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो हमको क्या मिल रहा है, 1 मिलेगा। 2 नहीं मिलेगा, 1 इसीलिए मिलेगा क्योंकि सिर्फ 2 ही वैल्यूज पॉसिबल है रिजल्ट की, या तो 1 होगा या 0 होगा, और 1 + 1 क्या होता है, 1 होता है। नोट, अब एक इंपॉर्टेंट नोट क्या है इसमें, इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वी विल बी यूजिंग बाइनरी वैल्यूज। हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या यूज करेंगे, बाइनरी वैल्यूज का यूज करेंगे। और बाइनरी वैल्यूज क्या होती है, 0 और 1। बाई का मतलब क्या होता है, बाई मीन्स 2, ये आपने बहुत बार देखा होगा कि बाई का मतलब 2 होता है। अब देखिए, जैसे हमने बफर और नॉट में पढ़ा, तो हमने इनपुट क्या लिया था, ए लेके चल रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे हमने इनपुट क्या ले लिया, और गेट में 2 इनपुट्स आ गए, ए और बी आ गए। तो ये जो कॉम्बिनेशंस जो मैंने लिखे हुए हैं, एक बार मैंने 0 0 लिया, एक बार मैंने 0 1 लिया, एक बार 1 0 लिया और एक बार 1 1 लिया, ये कॉम्बिनेशंस हम किस तरीके से लेते हैं और कितने कॉम्बिनेशंस ले सकते हैं मतलब अगर हमारे पास 2 इनपुट्स हैं तो हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन आए, 4 कॉम्बिनेशंस आए। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जब बहुत सारे इनपुट्स हो, जैसे अभी हमारे पास सिर्फ 2 हैं, अगर हमारे पास 4 इनपुट हुए, 5 इनपुट हुए, 6 इनपुट हुए, तो आप कॉम्बिनेशंस किस तरीके से बनाएंगे या फिर कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ये आपको पता नहीं है। तो इसके लिए एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी होती है, उसको हम देखते हैं। नंबर ऑफ वेज टू चूज फर्स्ट इनपुट इज इक्वल टू 2। फर्स्ट इनपुट हम क्या लेके चल रहे हैं, ए को लेके चल रहे हैं, मतलब ए को चूज करने के कितने तरीके हैं, सिर्फ 2 तरीके हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि बाइनरी में सिर्फ 2 वैल्यूज को हम यूज कर सकते हैं, या तो आप 0 यूज करेंगे या फिर आप 1 यूज करेंगे। तो ए को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं आप, या तो 0 से या फिर 1 से। तो फर्स्ट इनपुट को चूज करने के 2 तरीके हैं। सो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस विल बी 2 to the power n। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे, 2 की पावर n। और ये n यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, n इज द नंबर ऑफ इनपुट्स। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इनपुट्स है। अभी जो ऊपर वाला जो हमने एग्जाम्पल लिया था और गेट का, उसी को हम सॉल्व करके देखते हैं। एग्जाम्पल 1, सपोज वी हैव 2 इनपुट a एंड b, सो वी विल हैव 2 to the power 4 कॉम्बिनेशंस। अभी मैंने बताया कि टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस किसके बराबर होते हैं, 2 to the power n के बराबर होते हैं। और n क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ इनपुट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो नंबर ऑफ इनपुट्स अभी हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, तो 2 to the power 2 इज 4। तो हमारे पास कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो अब कॉम्बिनेशंस हम किस तरीके से बनाते हैं, देखिए ये ए था, ये बी था, 2 इनपुट्स थे, 4 कॉम्बिनेशंस बने, और ये क्या हो गए, हमारे 4 कॉम्बिनेशंस हो गए। अब इसमें भी आपको एक शॉर्ट तरीका है कि जो भी आपके जैसे आपके पास 4 कॉम्बिनेशंस आए, तो 4 को आप 2 से डिवाइड करेंगे और उस तरीके से आप इस तरीके से आप फिलिंग करेंगे। 2 बार आपने 0 लिखा, 2 बार आपने 1 लिखा, और इसको आपके लास्ट वाले को आप किस तरीके से फिल करेंगे, अल्टरनेट फिल करेंगे, 0 1 0 1। तो आपके 4 कॉम्बिनेशंस आपको इजीली मिल जाएंगे। अब हम 3 इनपुट्स का केस लेके देखते हैं। 2 इनपुट वाला तो इजी था, ऐसे ही हम 3 इनपुट का केस लेके देखते हैं। लेट वी हैव 3 इनपुट। अब मान लेते हैं कि हमारे पास कितने इनपुट है, 3 इनपुट है, ए बी और सी। सो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस किसके बराबर होंगे, 2 to the power 3। और ये 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, नंबर ऑफ इनपुट्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बन गए, 2 to the power 3 किसके बराबर होता है, 8 के बराबर होता है। तो टोटल में कितने कॉम्बिनेशंस हमको बनाने हैं, अगर 3 इनपुट होंगे तो 8 कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। अब 8 कॉम्बिनेशंस आप किस तरीके से बनाएंगे, मैंने बोला 8 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है, 4। तो ए को किस तरीके से फिल करेंगे, 4 बार 0 4 बार 1। बी को किस तरीके से फिल करेंगे, 2 बार 0 2 बार 1 2 बार 0 2 बार 1, और लास्ट वाले को अल्टरनेट 0 1 0 1 0 1 एंड 0 1। ये था हमारा 3 इनपुट वेरिएबल्स का। ऐसे ही जब आपके पास 4 वेरिएबल्स होंगे, तो आपके पास कितने इनपुट्स होंगे, आप 4 कोई भी वेरिएबल्स ले सकते हैं, ए बी सी और डी। तो तब आपके पास कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस होंगे, 2 to the power क्या आ जाएगा, 4। और 2 to the power 4 किसके बराबर होता है, 16 होता है। तो उसमें आपके पास क्या होंगे, यहाँ पे जैसे आपके पास सिर्फ अभी ए बी और सी लिखा हुआ है, उसमें आपके पास क्या लिखा होगा, ए बी सी और डी। अब आपको 4 इनपुट्स है,
4 इनपुट्स हैं और उनके लिए आपको क्या बनाना है, कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। तो ए को कितने तरीके से फिल कर पाएंगे, जो 4 वेरिएबल्स वाला होगा उसमें यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, 16 आएगा। तो आप उसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। जब आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 8। तो आप ए को फिल कैसे करेंगे, 4 बार आप 8 लिखेंगे और 4 बार आप 8 टाइम्स 1 लिखेंगे। और बी को किस तरीके से फिल करेंगे, 4 टाइम्स 1 और 4 टाइम फिर सॉरी ये मैं आपको फिर से बताती हूँ कि 4 वेरिएबल्स में क्या होगा। 4 वेरिएबल्स में आपके पास 16 कॉम्बिनेशंस होंगे, ठीक। तो ए को आप किस तरीके से फिल करेंगे, 16 मीन्स 2 से उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 8 आएगा। तो ए को आप फिल करेंगे, 4 बार आप 8 टाइम्स 0 लिखेंगे और 8 टाइम्स आप क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ऐसे ही बी को आप कैसे फिल करेंगे, 4 टाइम 0, 4 टाइम 1, 4 टाइम 0, 4 टाइम 1। और सी को फिल करेंगे 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, जब तक वो कंप्लीट ना हो। और जो डी होगा उसको आप कैसे फिल करेंगे, 0 1 0 1 0 1 0 1, इस तरीके से आप इसको फिल करेंगे। ये आप एक बार 4 वेरिएबल्स वाला ट्राई करके देखेंगे। अगर आप इसको नहीं कर पाए तो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, ताकि मैं अपने अगले वीडियो में 4 वेरिएबल्स के लिए भी जो कॉम्बिनेशंस होते हैं और जो ट्रुथ टेबल किस तरीके से जनरेट किया जाता है, मैं अपने अगले वीडियो में उसको आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो अब कॉम्बिनेशंस डिस्कस करने के बाद अब हम चलते हैं स्पेशल केस ऑफ ऑर गेट। अब कुछ स्पेशल केस भी हैं ऑर गेट में। अब मैं पढ़ाते पढ़ाते थक चुकी हूँ, थोड़ा मैं पानी पी लेती हूँ। अब हम डिस्कस करेंगे स्पेशल केस ऑफ ऑर गेट। अब ऑर गेट के कुछ स्पेशल केसेस हैं, इसको आप बहुत ध्यान से सुनेंगे क्योंकि आपको इससे क्या मिलने वाली है, एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी मिलने वाली है जो आपको बूलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। तो ये क्या था, हमारा ऑर गेट था, ये हमारे क्या है, इनपुट है, और ये हमारा क्या है, आउटपुट है। तो हमने एक इनपुट तो ए लिया और एक इनपुट क्या ले लिया, 1 ले लिया, जो क्या है, फिक्स है। मतलब मैंने 1 को फिक्स कर दिया कि इसकी वैल्यू 1 ही होगी। तो हमारे पास रिजल्ट किसके बराबर आएगा, a + 1 = 1। मतलब 1 में आप कुछ भी ऐड करें, कुछ भी, ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी क्या मतलब 0 या 1 में से कुछ भी हो सकती है, तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। मीन्स एनीथिंग एडेड टू 1 इज 1। अब हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, मतलब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, एक बार हम ए की वैल्यू क्या लेके देखेंगे, 0 लेके देखेंगे। तो हमको क्या मिल रहा है, 0 + 1 = किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है, ये आप सबको पता है। और एक बार हम ए की वैल्यू किसके बराबर लेके देखेंगे, 1 के बराबर लेके देखते हैं। तो तब हमें क्या मिल रहा है, 1 + 1 = 1। इसका मतलब ये हमारा वेरीफाई हो गया कि अब हमने कुछ भी, मतलब एनीथिंग एडेड टू 1 इज 1। तो इससे हमारी क्या आती है, ये मैथमेटिकल आइडेंटिटी आती है कि आप 1 में कुछ भी ऐड करेंगे बाइनरी में तो वो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। ये हम कहाँ यूज करते हैं, डिजिटल में यूज करते हैं। सेकेंड स्पेशल केस है आपका ये। अब ये हमारा और गेट था, ये हमारा एक इनपुट ए है और ये दूसरा इनपुट क्या है, 0 है, और ये हमारा आउटपुट है। जैसे हमने वहां पे 1 को फिक्स किया था, आप यहाँ पे 0 को फिक्स कर देंगे। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि जरूरी नहीं हो कि हर बार यहाँ पे 0 लिखा हो। अगर यहाँ पे ग्राउंड मेंशन है, ग्राउंड को इस तरीके से मेंशन किया जाता है, इस तरीके की लाइन से मेंशन किया जाता है। अगर ग्राउंड भी बना हुआ है और 0 नहीं भी लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि वो 0 वोल्ट ही है। जब भी ग्राउंड बना हो तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, बाय डिफॉल्ट वो 0 वोल्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको मैंने फिक्स ले लिया, जैसे ऊपर वाले केस में 1 को फिक्स किया था, यहाँ पे 0 को फिक्स कर लिया। तो अब हम देखेंगे कि a + 0 दिस प्लस दिस, क्योंकि और है तो प्लस आएगा बीच में। तो a + 0 किसके बराबर होता है, a के बराबर होता है। और ये क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है। मतलब a की जो भी वैल्यू होगी वो हमको कहाँ मिलेगी, y में मिलेगी। अब a की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, 0 हो सकती है और एक 1 हो सकती है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इसको फिल किया जाएगा। अगर a की वैल्यू हमने 0 ले ली तो क्या हो जाएगा, 0 + 0 = 0। मतलब a की वैल्यू 0 ली थी और आंसर भी आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो ये वेरीफाई हो गई। दूसरा, हम a की वैल्यू 1 लेके देखते हैं। तो एक बार आपने यहाँ पे 1 लिया, मतलब a की जगह आपने 1 लिखा, तो 1 + 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। मतलब a की वैल्यू भी आपने 1 ली और रिजल्ट भी आपको क्या मिल गया, 1 मिल गया, जो किसके बराबर था, a के बराबर था।
तो अब हमारा ये क्या होता है, और गेट खत्म होता है। और और गेट में आपको याद रखना है कि आपको दो आइडेंटिटीज मिली थी। कौन कौन सी आइडेंटिटी मिली थी, एक बार दोबारा से देख लीजिए। एक आइडेंटिटी थी एडिटिव आइडेंटिटी, जो थी a + 0 = a, और एक थी हमारी ये आइडेंटिटी a + 1 = 1। तो दो आपको यहाँ पे आइडेंटिटीज मिली हैं। अब हम चलते हैं एंड गेट की तरफ। अब देखते हैं कि एंड गेट में क्या होता है। एंड गेट, ये इसका सिंबल है, ये हमारे इनपुट्स हैं, ये हमारा आउटपुट है, ये हमारा एंड गेट का सिंबल है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, y = a.b। a.b का मतलब क्या होता है, a एंड b। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a एंड b भी लिख सकते हैं। और a.b मतलब जो भी आपको इनपुट में दिया जाएगा उसको आपको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। अब इसका ट्रुथ टेबल क्या होता है, ये हमारे इनपुट्स हैं, ये हमारा आउटपुट है। अभी मैंने आपको कॉम्बिनेशंस लिखना बताया था। जब दो इनपुट्स होंगे तो ये आएगा 0 0 1 1 0 1 0 1। फिर हम इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे। 0 × 0 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एंड गेट है, एंड गेट का ट्रुथ टेबल है, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 0 × 0 is 0, 0 × 1 is always 0, 1 × 0 is 0, और 1 × 1 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ये इसका क्या है, ट्रुथ टेबल है। अब अगर आप नोटिस करें तो मैंने ये इस वाले रिजल्ट को क्या किया हुआ है, बॉक्स में रखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या था, मतलब मैंने इसको स्पेशली बॉक्स में क्यों रखा, क्योंकि जो एंड गेट होता है वो आपको तभी रिजल्ट देगा जब उसके सारे इनपुट क्या होंगे, ऑन वाली कंडीशन में होंगे। मैंने आज ही आपको बताया कि डिजिटल में सिर्फ दो चीजें होती है, या तो ऑन होता है या फिर सिस्टम ऑफ होता है। तो जब सारे इनपुट्स आपके जब ऑन कंडीशन में होंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और यही कंडीशंस कितने भी आप इनपुट लेके देखेंगे, ये कंडीशन हर किसी में फॉलो होती है। अगर आप 4 इनपुट लेके देखेंगे और 4 में से अगर एक भी 0 हो जाता है, एक भी ऑफ हो जाता है, तो आपका रिजल्ट क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। तो एंड गेट का रिजल्ट मिलने के लिए, मतलब कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलने के लिए सारे जो उसके इनपुट हैं वो किस में होने चाहिए, ऑन कंडीशन में होनी चाहिए। अब इसके भी स्पेशल केसेस हैं। हमने वहां पे जैसे एक इनपुट को फिक्स कर दिया था, यहाँ पे भी हमने एक इनपुट को फिक्स कर दिया। हमने एक बार 1 को फिक्स करा है, फिर एक बार 0 को फिक्स किया है, और फिर रिजल्ट लेके दिखा है कि क्या होता है। अब a × 1 किसके बराबर होता है, a के बराबर होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब देखिए मैंने और गेट में आपको ना दोनों एक्सप्लेन करके बताया, दोनों वेरीफाई करके बताया। a की वैल्यू एक बार 0 लेके बताई और a की वैल्यू एक बार 1 लेके बताई कि जब हम a की वैल्यू को 0 लेंगे तो क्या होगा, 0 × 1 किसके बराबर होता है, 0। मतलब a भी 0 लिया था और रिजल्ट भी कितना आ गया, 0 आ गया। ऐसे ही a की वैल्यू अगर 1 लेंगे तो a हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 1। ये क्या होती है, हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। जैसे हमने और गेट में a की दो अलग अलग वैल्यूज लेके देखा था, ये आपका काम है कि आप एंड गेट में भी a की दोनों वैल्यूज लेके इस आइडेंटिटी को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। अब इसमें हमने 1 को फिक्स किया था, अब इस वाले कंडीशन में हमने किसको फिक्स कर दिया, 0 को फिक्स कर दिया। तो हमारा रिजल्ट किसके बराबर आएगा, 0 × x = किसके बराबर है, 0 के बराबर। मतलब 0 में आप कुछ भी मल्टीप्लाई करें आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। x की दो वैल्यूज हो सकते हैं, 0 और 1। आप दोनों वैल्यूज को पुट करके इसको वेरीफाई करेंगे। अब हम देखते हैं कि ये बूलियन अलजेब्रा क्या होता है। ठीक, अभी हम बाइनरी के बारे में पढ़े थे, मैंने आपको बताया कि बाइनरी में दो वैल्यूज होती हैं, 0 और 1। तो अब ये हमें बूलियन अलजेब्रा किसे बोलते हैं, या बूलियन एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं, या हम कोई लॉजिक गेट्स, या फिर जो ये आइडेंटिटी, जो 4 आइडेंटिटी अभी मैंने आपको ऊपर बताई, 2 और गेट में, 2 एंड गेट में, इनकी ज़रूरत क्या पड़ती है। अब देखिए अभी तक तो हम सिर्फ बेसिक लॉजिक गेट्स पढ़े हैं, फिर उसके बाद हम यूनिवर्सल पढ़ेंगे, फिर स्पेशल पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, हमें लॉजिक गेट्स का कॉम्बिनेशन पढ़ना है। मतलब आपके पास 6 लॉजिक गेट साथ में होंगे, मतलब एक ही सर्किट में होंगे, या फिर आपके पास 10 लॉजिक गेट साथ ही एक ही सर्किट में होंगे, तो उसको आपको सॉल्व करना है। जैसे और में आप क्या कर रहे थे, और गेट में क्या कर रहे थे, a+ भी कर दे रहे थे डायरेक्टली। एंड गेट में आप क्या कर रहे थे, a × भी कर दे रहे थे। लेकिन जब आपके पास वो 10 लॉजिक गेट्स आएंगे तो आपके पास एक्सप्रेशन, जो आपका ये वेरिएबल्स, जो इनपुट का जो एक्सप्रेशन है, जो रिजल्ट आएगा वो भी बहुत बड़ा आएगा, तो उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा।
तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो अलजेब्रा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बूलियन अलजेब्रा बोलते हैं। और वो जो एक्सप्रेशन निकल के आता है, जो एक्सप्रेशन हमारे पास अपना लॉजिक गेट्स का जो रिजल्ट आएगा, उस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है कि बूलियन फंक्शन क्या होता है, एक फंक्शन है जो ABCD का फंक्शन है, मतलब इनपुट का फंक्शन होगा। मान लेते हैं कि हमारे पास 4 इनपुट थे, तो जो उसका फंक्शन आएगा वो किसका फंक्शन आएगा, उन्हीं इनपुट्स का फंक्शन आएगा। और ये क्या बना, हमारा एक्सप्रेशन बना। एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, ये बस मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है कि इस तरीके का एक्सप्रेशन आ सकता है। और ये जो एक्सप्रेशन जो आया हुआ है, इसको हम सिंप्लीफाई किस तरीके से करते हैं, जो अभी हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी, अभी तो सिर्फ हमने 4 आइडेंटिटीज पढ़ी थी, लेकिन आगे चल के धीरे धीरे जैसे जैसे हम अपने लॉजिक गेट्स को आगे बढ़ाते जाएंगे या फिर अपने सिलेबस में आगे बढ़ते जाएंगे, तो हमें कई सारी आइडेंटिटीज को पढ़ना है। इसलिए मैं जिस टॉपिक के साथ जो आइडेंटिटी आ रही है वो आपको मेंशन करती जा रही हूँ, और लास्ट में मैं उनकी एक समरी दूंगी बस आपको। तो आप साथ साथ उन आइडेंटिटीज को याद करते जाएं, ताकि आपको जो बूलियन एक्सप्रेशन, जब आपको लास्ट में बहुत सारे लॉजिक गेट्स को जब आपको सर्किट मिलेगा, जो बूलियन एक्सप्रेशन मिलेगा, उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हमने देखा, हमने बेसिक लॉजिक गेट्स पढ़े, बफर पढ़ा, नॉट पढ़ा, और गेट पढ़ा, एंड गेट पढ़ा, और उससे हमें कुछ आइडेंटिटीज मिली थी, उनको हम एक बार समराइज कर देते हैं। पहली आइडेंटिटी है ए का बार का होल बार, वो किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। या फिर हम इसको कह सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। यह आइडेंटिटी हमारी नॉट गेट में आती है, मतलब अगर आप 2 नॉट गेट साथ में लगा देते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। जैसे आपने ए की वैल्यू 1 ले रखी है, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 0, और 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1। मतलब ये जो दोनों कॉम्प्लीमेंट्स है ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, अगर 2 कॉम्प्लीमेंट आपको दिखते हैं तो आप सीधे सीधे जो इनपुट दिया होगा उसी को आप क्या लिख देंगे, आउटपुट में लिख देंगे। ये थी हमारी सेकेंड आइडेंटिटी। ये थी हमारी थर्ड आइडेंटिटी, ये थी एडिटिव आइडेंटिटी। ये दोनों हमारी कहाँ से निकल के आई थी, और गेट से निकल के आई थी। और ये दोनों हमारी कहाँ से निकल के आई थी, एंड गेट से निकल के आई थी। और मैंने इनको क्या करवाया था, प्रूफ भी करवाया था। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इनको अच्छे से याद कर लें, ताकि आप बूलियन एक्सप्रेशंस जब आपके पास आए आप इनको आसानी से सॉल्व कर पाए। These are all Boolean identity which are used for simplification of Boolean expression। ये क्या है, Boolean identity है। मैंने बताया था ना, इसको Boolean expression को solve करने का जो algebra होता है उसको Boolean algebra बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, और जो ये identities निकल के आई हैं इनको हम क्या बोलते हैं, Boolean identity बोलते हैं। तो ये सब किसके लिए हो रहा है, सिंप्लीफिकेशन हो रहा है Boolean expression के। अब आप सोच रहे होंगे इतना सिंप्लीफिकेशन क्यों करना है भाई, मतलब ऐसा भी क्या एक्सप्रेशन आएगा। तो आप खुद आगे चल के जब आप सिलेबस में आगे चलेंगे, आप देखेंगे जब आप लैच सॉल्व करेंगे, जब आप फ्लिप फ्लॉप सॉल्व करेंगे, तो आप खुद देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े से एक्सप्रेशंस आते हैं। तो ये जो छोटी छोटी आइडेंटिटीज अभी हम यहाँ पे करते जा रहे हैं, वो आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा यूज में आएंगी, क्योंकि आपको उस एक्सप्रेशन को छोटा छोटा करके एक रिजल्ट निकालना पड़ेगा, तब आप उसमें इनपुट की वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये आइडेंटिटीज याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम बूलियन आइडेंटिटी पढ़ेंगे। ये तो क्या है कि अभी सिर्फ 5 आइडेंटिटी मैंने आपको बताई है, क्योंकि अभी सिर्फ कुछ ही लॉजिक गेट्स हमने कवर किए हैं। धीरे धीरे जैसे हम अपने सिलेबस में आगे बढ़ते जाएंगे तो बहुत सारी बूलियन आइडेंटिटीज हमको मिलेंगी, कम से कम 5-6 और बूलियन आइडेंटिटीज मिलेंगी। तो उनके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे डी मॉर्गन्स लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये सारे लॉ किसके काम आते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन जो आएगा हमारा उसको सिंप्लीफाई करने के काम आते हैं। मतलब सारा काम जो डिजिटल में किसका है, कि आपको बड़ा सा सर्किट दिया जाएगा, उससे एक बड़ा सा एक्सप्रेशन आएगा और उसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो आपको यही सारी चीजें पढ़नी है कि सिंप्लीफाई कैसे करना है, सिंप्लीफाई कैसे करना है। फिर जो लैच और फ्लिप फ्लॉप है, एडर है, सब्ट्रैक्टर है, इनके बड़े बड़े सर्किट्स आएंगे, आपको एक्सप्रेशंस मिलेंगे और उनको आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी डाउट्स आपको आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसको मेंशन करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप उसमें कमेंट करके भी ज़रूर बताएं, क्योंकि वो मेरे लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करेगा, ताकि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो को और भी अच्छा बना सकूं। और आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ आप उसको कमेंट सेक्शन पे मेंशन करें। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही है, लाइक तो करना ही है और शेयर भी करना है।
और साथ-साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप इसको एक फेयर नोटबुक में साथ ही साथ नोट्स बनाते रहें, क्योंकि अगर आप पूरा सीरीज़, पूरे लेक्चर्स को पेशेंस के साथ अगर लास्ट तक फ़ॉलो करते हैं, तो आप पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को एक नोटबुक में लिख सकते हैं और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है। तो हैव पेशेंस। आप अगर अभी आपको ये लेक्चर समझ नहीं भी आ रहा है, तो आप पेशेंस रखिए और आने वाले लेक्चर्स को भी फ़ॉलो करिए, क्योंकि ये जो वर्ड्स मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन अलजेब्रा, या फिर मैं लैच बार-बार यूज़ कर रही हूँ, एडर बार-बार यूज़ कर रही हूँ, सबट्रैक्टर बार-बार यूज़ कर रही हूँ, ये आपको धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप सिलेबस में आगे बढ़ते जाएँगे, लॉजिक गेट से जैसे-जैसे आप फ़ैमिलियर होते जाएँगे, ये आपको खुद ब खुद आसान लगने लगेगी। तो इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपको पेशेंस से सारे लेक्चर्स को सुनना है, क्योंकि शायद डिजिटल बहुत कम बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ते हैं या पहले बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, तो इसलिए आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है या फिर ऐसा भी कई बार हो सकता है कि आपको समझ ना आए। लेकिन आपको अपना पेशेंस जो है वो मेंटेन करके रखना है। धीरे-धीरे जब आप सिलेबस में आगे बढ़ेंगे, तो ये चीज़ें आपके साथ फ़ैमिलियर हो जाएँगी और आपको बहुत आसान लगने लगेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।